India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. नीट यूजी 2024 के संबंध में जाइलम लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने ओएमआर शीट के संबंध में शिकायत दर्ज करने की समय सीमा पर एनटीए से जवाब मांगा है। याचिका में अन्य बातों के अलावा परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स को ओएमआर शीट दिए जाने को लेकर चिंता जताई गई। कार्यवाही की शुरुआत में ही जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने ये कहा कि वर्तमान रिट याचिका एक कोचिंग सेंटर के कहने पर दायर की गई। जस्टिस मिश्रा ने ये पूछा कि ये कोचिंग सेंटर के कहने पर 32 याचिकाएं हैं, आपके किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ताओं में वो स्टूडेंट भी शामिल हैं जिन्हें ओएमआर शीट दी जानी थी। याचिका में अपनी अंतरिम राहत की जानकारी देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये ओएमआर शीट प्राप्त करने के लिए है क्योंकि कुछ स्टूडेंट को अभी तक ये नहीं दी गई। एनटीए के वकील ने इसका विरोध करते हुए ये कहा ओएमआर शीट अपलोड की गई और उम्मीदवारों को दे दी गई। इसके बाद न्यायालय ने पूछा कि क्या ओएमआर शीट के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए कोई समय सीमा है। याचिकाकर्ताओं ने कथित पेपर लीक, समय की हानि के बदले ग्रेस मार्क्स देने और नीट यूजी परीक्षा के आयोजन के दौरान हुई अन्य अनियमितताओं में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है। इससे पहले कोर्ट ने काउंसलिंग शीट आवंटन प्रक्रिया स्थगित करने से इनकार किया था जो 6 जुलाई से शुरू होने वाली है। इसके अलावा कोर्ट ने मौखिक रूप से ये भी कहा है कि एडमिशन याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होंगे और अगर परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं तो काउंसलिंग भी परिणाम स्वरूप अमान्य हो जाएगी। न्यायालय ने परीक्षा के संचालन में हुई कथित विसंगति पर भी चिंता व्यक्त की, जहां उसने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि नीट यूजी 2024 परीक्षा आयोजित करने में 0.001% लापरवाही की भी पूरी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए क्योंकि इस प्रतिष्ठित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों ने बहुत मेहनत की है। इसी से संबंधित घटनाक्रम में केंद्र सरकार ने 22 जून को नीट यूजी परीक्षा 2024 में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए को निर्देश दिया है कि वो भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं जिससे जनता परेशान है। कोर्ट ने दिल्ली रिट में पेड़ों की अवैध कटाई के मुद्दे पर विचार करने के लिए 16 मई को नियुक्त 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करने का भी निर्देश दिया। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइया की वेकेशन बेंच डीडीए के वाइस चेयरमैन पांडा के खिलाफ कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर पेड़ों की कटाई के लिए स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किए गए अवमानना मामले की सुनवाई कर रही थी। विशेषज्ञ समिति को अवैध कटाई के पहलू की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया और उसने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया कि दिल्ली रिज में पेड़ों को वर्षा जल संचयन, बहाली आदि पर पूर्व आकलन किए बिना सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए साफ कर दिया गया। डीडीए और दिल्ली सरकार को दिए गए निर्देशों की झड़ी राष्ट्रीय राजधानी के हरित क्षेत्रों को संरक्षित करने और उन्हें बहाल करने की आवश्यकता पर बढ़ती चिंताओं के परिणाम स्वरूप आई है। खासकर क्षेत्र में बढ़ते तापमान के साथ मूल्यवान पेड़ों की अवैध कटाई की अनुमति देने में डीडीए और राज्य वन विभाग की ओर से गंभीर चूक को देखते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया कि भविष्य में इस तरह के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाए। जस्टिस ओक ने इस बात पर जोर दिया कि चल रही गर्मी के कारण
दिल्ली के नागरिकों को होने वाले गंभीर दुष्प्रभावों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बहाल करने के लिए राज्य अधिकारियों द्वारा कैसे उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इसके बाद बेंच ने राज्य के वन विभाग और वृक्ष प्राधिकरण को पेड़ों की अवैध कटाई पर कड़ी निगरानी रखने और पर्यावरण कानूनों को उनकी वास्तविक भावना के अनुरूप लागू करने का निर्देश दिया। दिल्ली रिज में पेड़ों की अवैध कटाई का ये मुद्दा है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब कोर्ट ने ये कहा है कि हरियाली बढ़ाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण को इसका निर्देश भी दिया गया है। आपको बता दें, जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की वैकेशन बेंच डीडीए के वाइस चेयरमैन पांडा के खिलाफ कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर पेड़ों की जो कटाई है पेड़ों की, उसके लिए स्वतः संज्ञान लेकर मामले को शुरू किया गया और अवमानना मामले की सुनवाई इस पूरे मामले में की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें बार एसोसिएशन की बिजली आपूर्ति काटे जाने के खिलाफ रिट याचिका पर विचार करने के लिए इनकार किया गया है। इसके अलावा हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जबलपुर और एमपी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में बिल वसूली पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसबीएन भट्टी की वैकेशन बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा, हमें बार के प्रति सहानुभूति हो सकती है, लेकिन हमें एक बड़ी तस्वीर देखने की जरूरत है। याचिका को ऐसे मामले के साथ छोड़ दिया जहां इसी तरह का एक मामला लंबित है और इस पर अगस्त में सुनवाई होगी। बेंच ने कहा कि संसद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी बिजली शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। जहां तक बिजली का सवाल है, तब तक इसे मुफ्त करने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि सरकार नीतिगत निर्णय नहीं ले लेती। जस्टिस भट्टी ने पूछा कि बार सदस्यों द्वारा बिजली की खपत की लागत सभी उपभोक्ताओं में क्यों वितरित की जानी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का न्यायालय से कोई लेना देना नहीं है, वो लागत क्यों चुकाए। कानूनी बिरादरी द्वारा खपत की जाने वाली राशि नागरिकों द्वारा वहन की जानी चाहिए। याचिका में ये भी निर्देश मांगा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य और विधि विभाग याचिका में एक पक्ष भी बार एसोसिएशन के बिजली बिलों का भुगतान बिजली कंपनियों को करे। शुरू में याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि पहले हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ये विचार किया कि बार एसोसिएशन पर बिजली शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्याय प्रशासन में बार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस मोड़ पर जस्टिस मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अपने अनुभव को साझा किया, जहां बार एसोसिएशन को हाईकोर्ट द्वारा परिसर आवंटित किया जाता है। हालांकि न्यायालय अभी भी बिजली शुल्क के लिए उनसे शुल्क लेता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस भट्टी ने वकील को ये भी समझाया, नियामक आयोगों की वजह से जो होगा वो ये है कि आपकी बिजली की खपत पर लागत आएगी और उसी को समायोजित करना होगा। वो जो कहेंगे करेंगे वो ये है कि खपत लागत सामान्य वर्ग में वितरित की जाएगी। उन्होंने केरल हाईकोर्ट के अपने अनुभव को भी साझा किया, जहां बार एसोसिएशन के पास अलग मीटर है और तदनुसार वो हर महीने शुल्क का भुगतान करते हैं। इसके बावजूद न्यायालय ने ये टिप्पणी करने के बाद कहा कि हमें बार के प्रति सहानुभूति हो सकती है, लेकिन हमें एक बड़ी तस्वीर देखने की आवश्यकता है, कहकर नोटिस जारी किया। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि ये साबित करने का भार कि अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य से अलग है, बढ़े हुए मुआवजे की मांग करने वाले भूस्वामियों पर है। जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा कि जब तक भूमि मालिक उन पर डाले गए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तब तक संदर्भ न्यायालय द्वारा कोई वृद्धि देने का कोई सवाल ही नहीं है। ये मामला 1997 में अधिसूचित क्षेत्र समिति कुपवाड़ा के कार्य से उत्पन्न हुआ, जब इसने टाउन हॉल परियोजना के लिए कुपवाड़ा में भूमि अधिग्रहण शुरू किया। कलेक्टर ने बाजार मूल्य 80,000 रुपए प्रति कनाल निर्धारित किया। प्रतिवादी खजीर मोहम्मद मलिक और अन्य भूस्वामियों ने मुआवजे से असंतुष्ट होकर कलेक्टर के समक्ष जम्मू कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत आवेदन दायर किया। ये धारा भूस्वामियों को जिला न्यायाधीशों के समक्ष संदर्भ का अनुरोध करके कलेक्टर के फैसले को चुनौती देने की अनुमति देती है। न्यायालय ने दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अधिसूचित क्षेत्र समिति ने तर्क दिया कि भूस्वामियों के पास उच्च बाजार मूल्य के अपने दावे का
समर्थन करने के लिए सबूतों की कमी है। इसके विपरीत भूस्वामियों ने तर्क दिया कि उनकी भूमि का वाणिज्यिक मूल्य है और इसके लिए अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। न्यायालय ने अपने फैसले में स्वीकार किया कि भूस्वामियों ने उच्च बाजार मूल्य स्थापित नहीं किया, हालांकि इसने मुआवजे की राशि बढ़ाने की कार्यवाही जारी रखी। अधिसूचित क्षेत्र समिति ने संदर्भ न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि वृद्धि अनुचित थी, क्योंकि भूस्वामियों ने अपने दावे को पुष्ट नहीं किया। उन्होंने न्यायालय के निर्णय में विसंगति की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें साक्ष्य की कमी को स्वीकार किया गया था, लेकिन फिर भी मुआवजा बढ़ा दिया गया। न्यायालय ने आगे कहा, न्यायालय द्वारा अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य अधिक दर पर निर्धारित करके मुआवजा बढ़ाने को अपने स्वयं के निष्कर्ष के विपरीत बताते हुए न्यायालय ने अपना आदेश रद्द कर दिया और कलेक्टर का आदेश बरकरार रखा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड या BEML द्वारा जारी की गई भर्ती अधिसूचना को स्थगित किया है और इस अधिसूचना में ग्रुप C पद पर भर्ती के लिए कहा गया था। इसके अलावा इसने BEML लिमिटेड को अधिसूचना के तहत रोजगार के लिए अनुबंध कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया है। अनुबंध श्रमिकों के संघ ने अधिसूचना को चुनौती देते हुए और अपने रोजगार को नियमित करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पीठ ने कहा कि CLRA अधिनियम कुछ प्रतिष्ठानों में अनुबंध श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करने और परिस्थितियों में इसे समाप्त करने का प्रावधान करने के लिए पेश किया गया था। नियमितीकरण की मांग करने वाली प्रार्थना पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा, श्रम कानूनों के तहत नियमितीकरण के लिए उनके पास कानूनी दावा हो सकता है, लेकिन 226 के तहत इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनुबंध श्रमिकों द्वारा नियमितीकरण की मांग करते हुए मुख्य नियोक्ता के अधीन काम कर रहा था या ठेकेदारों के अधीन था और नियोक्ता और कर्मचारी के बीच कोई संबंध था या नहीं, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है। याचिकाकर्ता के लिए उपाय ये है कि वो राहत के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण से संपर्क करे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ समाचार चैनल पावर टीवी का संचालन करने वाली मेसर्स पावर स्मार्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को अगली सुनवाई तक प्रसारण से रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया है। जस्टिस SR कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने HM रमेश गौड़ा और एक अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया। याचिकाओं में वकील ने अदालत के समक्ष ये बताया कि कंपनियों और अन्य निजी प्रतिवादियों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा पहले से ही कार्यवाही शुरू किए जाने के बावजूद वो आवश्यक अनुमोदन के नवीनीकरण प्राप्त किए बिना प्रसारण जारी रख रहे थे। यूनियन ऑफ इंडिया ने यह भी प्रस्तुत किया कि मेसर्स पावर स्मार्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और मिडकॉन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है और वो कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं। अदालत को यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार ने प्रतिवादी कंपनियों के निदेशक को एक पत्र लिखकर सूचित किया है कि वो टीवी चैनल की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के संबंध में उक्त मंत्रालय से अनुमति कंपनी नहीं है। कंपनियों ने इसका विरोध किया और दावा किया कि उनके पास प्रसारण के लिए आवश्यक अनुमति है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी निदेशक द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी करने से इनकार किया है। याचिका में सरफेसी एक्ट की धारा 18 के तहत ऋण वसूल अपीलीय न्यायाधिकरण या DRAT में अपील के लिए 50% पूर्व जमा की शर्त की वैधता को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क ये था कि धारा 18 के प्रावधान सरफेसी एक्ट की धारा 17 के तहत DRT के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए DRAT द्वारा बैंक को देय राशि का 50% या 25% ये न्यायालय के विवेक पर है जमा करने की शर्त लगाते हैं, जो मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। याचिका के अनुसार प्रावधान अपील के प्रावधान को निरर्थक और नकारात्मक बनाते हैं। चूंकि बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण का बड़ा हिस्सा 10 से 15 साल की अवधि के लिए सावधि ऋण के रूप में होता है, इसीलिए ऋणदाता बैंक द्वारा सरफेसी एक्ट के प्रावधान का उपयोग करने के लिए डिफॉल्ट राशि, उधार ली गई राशि
का केवल 5% या उससे कम होती है। इसके विपरीत उधारकर्ता को अपील में सुनवाई के लिए राशि का 50 या 25% भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है। याचिकाकर्ता ने कहा, जब कोई खाता 90 दिनों की अवधि के लिए डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंकर को सरफेसी लागू करने की अनुमति होती है। इसका मतलब ये होगा कि डिफॉल्ट की गई राशि बकाया राशि का 5% भी नहीं है। एक उधारकर्ता जिसे सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, उदाहरण के लिए बकाया राशि का 5% भुगतान करने में सक्षम नहीं होने के कारण उसे अपनी अपील को बनाए रखने के लिए भी पूरी ऋण राशि का 50% भुगतान करना पड़ता है। धारा स्पष्ट रूप से अपील के प्रावधान को निरर्थक बनाती है। व्यवहार में प्रावधान अंतरिम आदेशों से उत्पन्न होने वाली अपीलों पर भी लागू होता है। जस्टिस ASO को और जस्टिस राजेश बिंदल की वैकेशन बेंच ने याचिका पर विचार करने से इनकार किया और कहा कि जिस कंपनी का वर्तमान याचिकाकर्ता निदेशक है, उसने पहले ही इसी तरह के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास हाई कोर्ट के समक्ष उपाय है, इसीलिए हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका पर विचार करने से इनकार करते हैं और उपरोक्त अवलोकन के अधीन याचिका का निपटारा किया जाता है। AOR अब्दुल कादिर अब्बासी की सहायता से याचिका दायर की गई। अभी आपने खबर देखी कि सुप्रीम कोर्ट ने सरफाई अधिनियम की धारा 18 के तहत DRAT या ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील के लिए 50% पूर्व जमा की शर्त की वैधता को चुनौती देने वाली एक कंपनी निदेशक द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। इस संदर्भ में इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि सरफाई अधिनियम क्या होता है। आइए देखते हैं। सरफेसी एक्ट वो एक्ट है जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करता है बोरोवर की कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज ऑक्शन करने के लिए, अगर वो लोन रीपे करने में डिफॉल्ट करते हैं। बेसिकली इस एक्ट को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन डिफॉल्टर से गार्ड करने के लिए लाया गया, पर ये एक्ट सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स के केसेस में ही एप्लीकेबल है। सिक्योर्ड लोन्स यानी जब आपने लोन के बदले में किसी चीज को गिरवी रखा हो, तो बैंक इस एक्ट के अंदर कोर्ट के ऑर्डर के बगैर आपकी उस प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। प्रोसीजर की बात करें तो जब बोरोवर डिफॉल्ट करता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके अकाउंट को NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्लासिफाई कर देता है, तो अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट बैंक एक नोटिस इशू करता है डिफॉल्टर को, जिसमें उसकी सारी डिटेल्स भेजते हैं और जब वो नोटिस इशू होता है तो उस डेट से 60 डे के पीरियड में बोरोवर अपनी लाइबिलिटीज को उसे डिस्चार्ज करना होता है। पर अगर बोरोवर बैंक के नोटिस से कंप्लाई नहीं करता तो सरफेसी एक्ट के अंदर बैंक लोन सिक्योरिटी का पोजीशन ले सकता है, उस सिक्योरिटी को लीज, सेल या उसके राइट को असाइन कर सकता है, या उस सिक्योरिटी को खुद मैनेज कर सकता है या किसी और को अपॉइंट कर सकता है उसे मैनेज करने के लिए। चलिए, कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.